इलेक्शन जीतने के बाद नरेंद्र मोदी और एलके आडवाणी जगन्नाथ यात्रा करने आएंगे तो वहीं पे गोली मारी जाएगी। जैसे ही अमित शाह को सीबीआई अरेस्ट करके ले जाती है, हड़कंप मच जाता है गुजरात में। जावेद और इशरत जहान को बिना पुलिस रिकॉर्ड में एंट्री कराए गन लगा के सीक्रेट लोकेशन पे ले गई पुलिस। एक बार अगर ये एफिडेविट फाइल हो गया तो अभी चंदानी को एडवोकेट से जज बना देंगे। ये रिकॉर्डिंग भी लीक हो गई। कांग्रेस ने एफिडेविट के पेज फाड़ के इशरत जहान का नाम तो हटा दिया था, लेकिन 14 दिन बाद कांग्रेस फंस गई जब नारियल के अंदर एक्सप्लोजिव भर के सीएम नरेंद्र मोदी को मारने आ रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम पे ही जावेद और इशरत जहान फेक नाम बता के होटल में रह रहे थे और एलईटी से कांटेक्ट में थे। हैंड वॉश टेस्ट के रिजल्ट जैसे ही आते हैं तो पता चलता है कि पुलिस ने तो फेक एनकाउंटर कर रखा है। डेविड हेडली ने वीडियो रिकॉर्डिंग में रिवील कर दिया कि इशरत जहान तो एलईटी की मेंबर है। तो किस टाइप के इन्वेस्टर हैं आप? ये तो आदत पे अटका इन्वेस्टर है। आदत? ब्रोकरेज फी देने की आदत पे अटकना छोड़, अकल लगा मेरे एसेट के एम स्टॉक पर आ। ये ऐप तेरी इन्वेस्टिंग को फास्ट, स्टेबल और आसान बनाएगा। एट जीरो ब्रोकरेज, अकल लगाओ, एम स्टॉक पे आओ। You phone आ? Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. देखिए होता क्या है कि बिहार के पटना में एक एरिया है खगौल। यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम मोहम्मद शामीम रजा था, ये अपनी वाइफ शमीमा कौसर के साथ रहता था और ये पटना के एरिया में ठेकेदारी करता था। और फिर ईयर 1985 में इनके घर में एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम ये लोग रखते हैं इशरत जहान रजा। ये वही इशरत जहान थी जिसकी वजह से आगे चल के इंडिया की पॉलिटिक्स में भूचाल आने वाला था। इनके टोटल 7 बच्चे थे, जिसमें से इशरत जो थी वो सेकंड नंबर पे थी। अब होता क्या है कि काफी टाइम तक इनका पूरा परिवार वहीं रहता है। इसके बाद ईयर आता है 1992। इशरत के जो फादर थे उनको ये बताया गया कि ये जो ठेकेदारी का काम है इसको अगर मुंबई के अंदर करा जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। और पटना के अंदर जो ये ठेकेदारी कर रहे थे वो वैसे भी हल्का चल रहा था। तो ईयर 1992 में मोहम्मद शमीम रजा ये अपनी पूरी फैमिली को लेके मुंबई के मुंब्रा में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे एक हशमत पार्क राशिद कंपाउंड था, उसके फर्स्ट फ्लोर के हाउस नंबर C12 में रहने लगते हैं। और इशरत के फादर यहां पे जैसे ही पहुंचते हैं उसके बाद एशियन कंस्ट्रक्शन नाम से एक कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। और सेम टाइम पे इशरत की जो मदर थी वो मेडिसिन पैकेजिंग कंपनी में काम करने लगती हैं और यहां से इनके घर की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो ठीक होने लगती है। लेकिन 9 जून 2002 को फिर से एक दिक्कत आ जाती है। इस दिन इशरत के जो फादर थे मोहम्मद शामीम रजा, इनको ब्रेन हैमरेज हो जाता है और इसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। और इस टाइम पे इशरत जहान जो थी वो 17 साल की थी और मुंबई के गुरु नानक खालसा कॉलेज से BSc कर रही थी। लेकिन अब फादर की डेथ के बाद फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो काफी खराब होने लगी थी। तो इशरत जो थी वो पढ़ाई के साथ साथ वहीं पास में एक चैरिटेबल ट्रस्ट था, तंजीम ए वलीदम। तो इशरत जो थी वो इस ट्रस्ट के अंदर 15 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, जिसके बदले में उसको 700 रुपए मंथली मिलने लगे। और इसके साथ साथ इशरत ने एम्ब्रॉयडरी का भी काम शुरू कर दिया था ताकि घर चलने में दिक्कत ना आए। अब अगले 2 साल तक इशरत जो थी ऐसे करके अपना घर चलाती है। और फिर एक दिन अप्रैल 2004 के लास्ट वीक में इशरत जहान की एक फ्रेंड थी और उसका एक भाई था राशिद, वो इशरत के घर पे पहुंचता है और इशरत की मदर से जाके कहता है कि हमारे एक जावेद भाई हैं, वो अपना एक परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उनको एक सेल्स गर्ल की जरूरत है और ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। इशरत कहाँ यहाँ पे 700 रुपए में ट्यूशन पढ़ा रही है। जावेद भाई इशरत को 3000 रुपए पर मंथ देंगे। अब इशरत की जो मदर थी वो शुरू में तो आनाकानी कर रही थी, लेकिन सैलरी ज्यादा थी तो कहती है कि एक बार मैं जावेद भाई से मिलूंगी। और फिर सेम डे ये लोग शाम 7:30 बजे एक ऑटो रिक्शा पकड़ के तलोजा होटल में जावेद से मिलने पहुंचते हैं। जावेद इशरत की मदर को वहां पे ये भी बताता है कि इशरत के फादर के साथ भी उसने पहले काम किया। अब इस मीटिंग में सारी बातें पक्की हो जाती हैं। इशरत की मदर भी इस जॉब के लिए हाँ कर देती है और लास्ट में जावेद एक चीज और मेंशन कर देता है कि इस काम के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना पड़ सकता है, लेकिन जाना अगर पड़ेगा तो उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। और इशरत की मदर इस चीज के लिए हाँ कर देती है और फिर इसके बाद 1 मई 2004 को इशरत की ज्वाइनिंग डेट फिक्स कर दी जाती है और 3000 पर मंथ इसकी सैलरी फिक्स कर दी जाती है। लेकिन यही 3000 रुपए पर
बर्मन जो थे इशरत की मां को आगे चल के बहुत भारी पड़ने वाले थे। ये जो जावेद भाई थे इसकी असली कहानी तो अभी आगे बताऊंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि ये जावेद जो था ये केरला का रहने वाला था। इसका असली नाम प्रणेश कुमार पिल्लई था, लेकिन इसने जब साजिदा शेख से शादी की थी तो कन्वर्ट होने के बाद अपना नाम जावेद गुलाम मोहम्मद शेख कर लिया था। और इससे पहले भी ये कुछ टाइम के लिए दुबई में रहा था, फिर 2004 में ये इंडिया वापस आया था। ये सारी की सारी डिटेल्स पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड कंफर्म करी है और बाकी कोर्ट में जो एक्चुअल कहानी चली थी वो भी अभी आगे बताऊंगा सर। अब इसके बाद 1 मई 2004 को इशरत की ज्वाइनिंग जावेद के यहाँ हो जाती है और ज्वाइनिंग के बाद सेम मंथ में इशरत को 2 बार, एक बार लखनऊ और एक बार पुणे जाना पड़ता है। एक बार तो 6 दिन के लिए लगातार जावेद के साथ जाना पड़ता है। और ये दोनों जगह से होके आने के बाद इशरत अपने घर पे आती है और 2500 रुपए अपनी मदर को देती है। अब इसके बाद अगला महीना शुरू होता है और अगले महीने भी दोबारा से 10 जून 2004 को इशरत फिर से जाने के लिए कहती है, लेकिन इस बार इशरत की जो मदर थी वो गुस्सा हो जाती है कि ये गैर मर्द है और बार बार जाना पड़ रहा है तो ये ठीक नहीं है। लेकिन इशरत जो है वो मानती नहीं है। वो नेक्स्ट डे यानी कि 11 जून 2004 को बिना बताए घर से निकल जाती है और 11 बजे मॉर्निंग में फोन करके अपनी मदर को बताती है कि वो जावेद के साथ काम के सिलसिले में बाहर आ गई है। अब इस कॉल में इशरत जो है वो अपनी माँ को मना तो लेती है जैसे तैसे करके, लेकिन इशरत की आखिरी कॉल थी अपनी माँ के पास। इसके बाद इशरत कभी कॉल नहीं कर पाती अपनी मदर के पास। और फिर इसके नेक्स्ट डे 12 जून को इशरत की जो मदर थी वो बैक टू बैक इशरत को कॉल करती हैं। इसके बाद जावेद को भी कॉल करती हैं। जितने लोगों के नंबर थे सबको बैक टू बैक कॉल करती हैं, लेकिन सबके नंबर लाइन से स्विच ऑफ आने लगते हैं। तो एक तरफ तो इशरत की जो मदर थी वो 12 जून से बहुत ज्यादा परेशान थी, इशरत से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस थी वो एक ऑपरेशन में लगी हुई थी जहां पे इन्होंने लश्कर तैयबा LET जो है इसके एक ऑपरेटिव ईशान इलाई को मार दिया था और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर से एक लेटर मिला था और ये नॉर्मल लेटर नहीं था। इस लेटर के अंदर से काफी चीजें मिली थी और ये लेटर आईबी के पास पहुंचाया जाता है जिससे आईबी को कई सारी चीजें पता चलती हैं। वो क्या चीजें पता चली थी और क्या डॉट्स कनेक्ट किए थे आईबी ने वो अभी आगे बताऊंगा। लेकिन इसके बाद आईबी ने सबसे पहले गुजरात की SIB सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी का ही पार्ट होता है, स्टेट के लेवल पे काम करता है। जहां भी आगे मैं SIB बोलूंगा आप समझ जाना कि गुजरात के स्टेट आईबी की बात हो रही है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो गुजरात की जो SIB है इसको इनपुट देती है कि बीजेपी के लीडर LK अडवाणी और नरेंद्र मोदी को मारने के लिए एक प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें यह है कि अगर मई 2004 को बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो बीजेपी ने डिसाइड किया था कि अगर ये जीतते हैं तो वोटर्स को थैंक्स बोलने के लिए LK अडवाणी जी जो हैं वो जगन्नाथ रथ यात्रा करेंगे और इस यात्रा में नरेंद्र मोदी और LK अडवाणी दोनों होंगे, तो वहीं पे इनको मारने का प्लान बनाया जा रहा था। और उसी के लिए लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटिव्स हैं वो गुजरात पहुंचने वाले हैं। ये जो इनपुट था इंटेलिजेंस ब्यूरो गुजरात के साथ साथ बाकी भी जो स्टेट्स की रिस्पेक्टिव एजेंसीज थी उनको भी फॉरवर्ड कर देती है ताकि इसको रोका जा सके। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं CBI की चार्जशीट में, पुलिस की इंक्वायरी में, कोर्ट के अंदर सबमिट हुई हैं। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो सबमिट हुए हैं कोर्ट के अंदर उसमें से बता रहा हूं। सबके लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, एक भी वर्ड में अपने मन से नहीं बताऊंगा। अब ये इनपुट तो आ गया था गुजरात पुलिस के पास, लेकिन अटैक होगा किस तरीके से एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थी। लेकिन इसके बाद डेट आती है 14 जून 2004 और इसी दिन असली गेम शुरू होता है। इस दिन रात को 11 बजे गुजरात पुलिस की डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच DCB के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर PP पांडे के एक सीक्रेट सोर्स से कॉल आती है, जिसमें वो सोर्स उनको बताता है कि LAT के पाकिस्तानी फिदाइन एक ब्लू इंडिका कार नंबर MS02JA4786 में वेपन और एक्सप्लोजिव भर के मुंबई, नासिक, सूरत रूट से अहमदाबाद के लिए निकल चुके हैं और नेक्स्ट डे यानी कि 15 जून 2004 की अर्ली मॉर्निंग किसी भी टाइम अहमदाबाद पहुंचने वाले हैं। ये चीज पुलिस की रिपोर्ट के हिसाब से, CBI की रिपोर्ट एकदम अलग है, इससे आएगा भी आगे वो भी। अब जैसे ये चीज पता चलती है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच के मिस्टर DG वंजारा मीटिंग करके 6 टीम बनाते हैं। ये उन 6 टीम्स की डिटेल हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब ये जो टीम थी ये सारी की सारी उस एरिया में पहुंच के अपनी पोजीशंस ले लेती हैं और इंडिका कार के उस नंबर का वेट करती हैं कि वो कार आए और उसको पकड़ा जाए। तो फिर काफी देर वेट करने के बाद करीब 4 बजे टीम 1 जो कि नरोल चौकदी पे तैनात थी, इस तरफ सेम उसी नंबर की इंडिका कार आती है और फिर रोड पे बिना किसी बात के मुड़ने लगती है। टीम 1 जो थी वो इस इंडिका कार का पीछा करती है, बाकी जो टीमें थी बैकअप में वो भी सेम लोकेशन पे पहुंच जाती हैं और फिर ये लोग इंडिका कार का पीछा करने लगते हैं। और फिर जैसे ये इंडिका कार कोटरपुर वाटर पार्क के पास स्पीड कम करने लगती है तो टीम 1 जिसको ACP NK अमीन लीड कर रहे थे उसमें से कमांडो मोहन नानजी भाई इंडिका कार के रियर लेफ्ट साइड के टायर पे गोली मार देते हैं, जिससे कार अनबैलेंस होकर राइट साइड डिवाइडर से टकरा के रुक जाती है। ये जो मैंने अभी आपको बताया कि कार राइट में चली जाती है, इस एक इंफॉर्मेशन की कार राइट में चली जाती है,
इसकी वजह से कई पुलिस वालों को आगे चल के जेल जाना पड़ता, अभी बताऊंगा मैं आगे। अब इसके बाद इंडिका कार में जो लोग थे वो कार से निकलते हैं, AK-56 राइफल से पुलिस की मारुति जिप्सी कार पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। इधर से पुलिस की तरफ से भी फायरिंग होती है और जब सारी चीजें रुकती हैं तो जो 4 लोग थे, 3 इंडिका के अंदर थे और 1 डिवाइडर की तरफ था, इन चारों की जान चली जाती है, जिसमें ड्राइवर की बगल वाली सीट पे एक फीमेल बैठी थी, वो भी मर जाती है। अब इसके बाद जब ये लोग कार के पास जाके देखते हैं तो ड्राइवर सीट पे जो आदमी मिलता है उसके डीएल पे जावेद गुलाम मोहम्मद शेख लिखा था। ड्राइवर के बगल में जो लड़की थी उसकी कॉलेज आईडी मिलती है, उसको चेक करने में पता चलता है कि ये तो इशरत जहान रजा है, वही इशरत जहान जो जावेद के साथ बिजनेस के सिलसिले में अपनी मदर को बिना बताए घर से 11 तारीख को निकली थी। ऐसे बाकी जो 2 थे उनकी आईडी निकाल के चेक की गई तो पता चलता है कि उनमें से एक का नाम अमजद अली था, जिसकी आईडी में एड्रेस था हवेली दीवान, तिलवाल डिस्ट्रिक्ट, सरनोदा, पंजाब, पाकिस्तान, और दूसरे का नाम था जिशान जौहर उर्फ जानबाज, जो कि करेलबादी डिस्ट्रिक्ट, गुजरानवाला, पंजाब, पाकिस्तान का रहने वाला था। इसके बाद ये कार भी चेक करते तो इनको कार के अंदर से थुराया कंपनी के सैटेलाइट, मोबाइल फोन, AK-56 राइफल और 9mm की पिस्तौल, 30 नारियल और उसके साथ 17 kg सल्फर और यूरिया से बना एक्सप्लोजिव येलो पाउडर, 4 रिस्ट वॉचेस, एक नोकिया मॉडल नंबर 2100 और सूटकेस में 2,06,610 रुपए मिले। और जब ये सारी चीजें बरामद हो जाती हैं तो ये लोग चारों डेड बॉडीज को सेम डे यानी कि 15 जून 2004 को 3:30 पे पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल भेज देते हैं। और उसी के थोड़ी देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर JG परमार DCP पुलिस स्टेशन अहमदाबाद में एक ऑफिशियल कंप्लेन भी कर देते हैं और मीडिया को भी बता देते हैं कि ये जो 4 लोग मारे गए हैं ये LET यानी कि लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। ये नारियल में एक्सप्लोजिव भर के CM नरेंद्र मोदी को मारने के लिए आ रहे थे और एनकाउंटर में इनकी जान चली गई। अब पुलिस ने अपना वर्जन तो सबको बता दिया था कि ऐसे 4 लोग आए थे मारने के लिए, लेकिन पुलिस ने जो बताया था उसमें चीजें जो है वो झूठी निकलने लगती हैं और फिर इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स इसमें स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश के अंदर हड़कंप मचता है। न जाने कितने IAS PCS जो होते हैं उनका ट्रांसफर होता है और फिर पुलिस वालों को भी जेल जाना पड़ता है। देश की 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आमने सामने आके खड़ी हो जाती है। अब इसके बाद इस पूरे केस की इंक्वायरी स्टार्ट होती है, जिसको क्राइम ब्रांच की ACP महिला सेल परीक्षिता गुर्जर देखती है। देखिए, जब भी ऐसे केस होते हैं जिसमें पुलिस के एक्शन पे जान जाती है तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC के रूल के हिसाब से पुलिस की इंक्वायरी के साथ साथ जो वहां का SDM होता है वो भी सेम केस पे अलग से इंक्वायरी करता है। तो इस केस में भी सेम चीज हुई। इस केस की जो इंक्वायरी थी वो SDM को भी दे दी गई। इस केस के अंदर ये जो इंक्वायरी SDM ने करी थी, इसको याद रखिएगा, आगे चल के यही गेम चेंज करती है। अब एक तरफ तो इंक्वायरी स्टार्ट हो गई थी, दूसरी तरफ 16 जून को एनकाउंटर में जब इन चारों लोगों के नाम बाहर आते हैं, स्पेशली जब इशरत जहान का नाम बाहर आता है, तो तुरंत मुंबई के अंदर एक लोकल न्यूज़पेपर था इनकलाब नाम से, ये क्या करता है, ये इशरत के घर पहुंच जाता है और वहां जाके इशरत की जो मदर थी उनसे जाके झूठ बोलता है कि वो इशरत के कॉलेज से आया है और इशरत के एक एप्लीकेशन फॉर्म में इशरत की पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो चाहिए इसको। तो इशरत की जो मदर थी उस समय तक उनको पता नहीं था, तो वो फोटो एज इट इज दे देती हैं बिना किसी डाउट के। और ये जो न्यूज़पेपर था ये इस फोटोग्राफ को प्रिंट कर देता है और न्यूज चला देता है। और जैसे ये फोटोग्राफ पब्लिश होती है, इशरत की मदर और उसके आसपास के पड़ोसी सबको पता चल जाता है। इशरत की माँ को तो यकीन ही नहीं होता है कि ये क्या हो गया उनके साथ। इशरत की घर पे भीड़ पहुंच जाती है और पुलिस जो थी वो भी पूछताछ के लिए घर पे पहुंच जाती है। और देखिए, गुजरात के अंदर ये टाइम वैसे भी बहुत सेंसिटिव था। 2002 के जो दंगे हुए थे वो कुछ टाइम पहले ही हुए थे। मल्टीपल एनकाउंटर ऑलरेडी चल रहे थे, जिसमें कहा जाता है कि कुछ लोग CM नरेंद्र मोदी से बदला लेने के लिए उनको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं और उन्हीं से पुलिस की भिड़ंत चल रही है जिसमें एनकाउंटर हो रहे हैं। लेकिन इन एनकाउंटर्स को कुछ ह्यूमन राइट ग्रुप जो थे वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो एनकाउंटर हो रहे हैं ये फेक हैं, एंटी मुस्लिम हैं, ये एक पैटर्न की तरह किए जा रहे हैं जिसमें हर एनकाउंटर में एक ही चीज होती है कि एनकाउंटर सुनसान जगह पे मॉर्निंग में होता है, भारी गोलीबारी होती है और किसी भी पुलिस वाले को चोट नहीं आती है। तो इस तरीके का जो डिस्कशन था वो ऑलरेडी गुजरात के अंदर चल रहा था। और इसी टाइम पे जब इशरत जहान का नाम आता है तो लोकल ह्यूमन राइट ग्रुप जो थे वो इशरत के घर पहुंच जाते हैं, भीड़ इकट्ठी हो जाती है और फिर समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अबू आजमी ये आके कहते हैं कि ये तो फेक एनकाउंटर है, जल्दी से जल्दी इस पे CBI इंक्वायरी करवानी चाहिए। NCP के लीडर वसंत दावकरे इशरत की मां को 1 लाख रुपए की डोनेशन भी देते हैं और डिमांड करते हैं कि ये जो पुलिस वाले इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर एक्शन करो। उस समय हालात ये हो जाते हैं कि इशरत जहान के फ्यूनरल पे 10,000 से ज्यादा लोग शामिल होते हैं और गुजरात पुलिस और नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में जम के नारे लगते हैं। पूरे गुजरात में इशरत जहान को लेके हल्ला होने लगता है। इनफैक्ट धीरे धीरे गुजरात से बाहर भी ये बात जाने लगती है। Well, until now it appeared that the CBI's massive 1500-page charge sheet in the Ishrat Jahan encounter case had no reference at all, which refers to the fact that the Chief Minister and the Home Minister may have given their endorsement or their go-ahead. अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो तभी क्या होता है कि
15 जुलाई 2004 को लश्कर तैयबा का लाहौर बेस्ड एक माउथ पीस है गजवा टाइम्स। इसमें इशरत जहान को एलईटी की वुमेन ऑपरेटिव बता के शहीद बोल देते हैं और जैसे ये चीज होती है सारा माहौल उल्टा हो जाता है। एनसीपी लीडर वसंत दावकरे के पीछे सब लोग पड़ जाते हैं। उनको अपने 1 लाख रुपए का जो चेक जो उन्होंने इशरत की मां को दिया था वो वापस लेना पड़ता है। लेकिन इन सब के बाद भी इशरत की जो मदर थी वो कहती है इशरत को मैं जानती हूँ, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है, 11 अगस्त 2004 को हाई कोर्ट में स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशन नंबर 822 फाइल करती हैं, जिसमें वो डिमांड करती हैं कि एनकाउंटर फेक है, सीबीआई को ये केस दे देना चाहिए। बाकी जो एसडीएम थे वो इस केस के ऊपर अलग से ऑलरेडी इंक्वायरी कर ही रहे थे। ये वो टाइम था गुजरात का जिसमें 2003 से 2005 के बीच में टोटल 21 कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर्स हुए थे, जिसमें से मोस्टली सभी का मिशन सीएम को मारने का था। और ये सभी एनकाउंटर सुबह के अर्ली आवर्स में हुए और सब में कुछ ना कुछ चीज को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आम जनता जो थी वो भी कंफ्यूज थी और जानना चाहती थी कि सच है क्या। अब सेम टाइम पे क्या होता है कि सोहराबुद्दीन शेख, इसका भी जो एनकाउंटर हुआ था उसका भी कोर्ट केस सामने आ जाता है। ये जो इशरत जहान का एनकाउंटर हुआ था इसमें जो पुलिस ऑफिसर थे जैसे डीजी वंजारा, एनके अमीन, राजकुमार पांडियन, यही सेम ऑफिसर सोहराबुद्दीन शेख केस में भी थे। स्टोरी भी इशरत जहान की स्टोरी से मिलती जुलती थी। लेकिन सोहराबुद्दीन वाला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको फेक बता दिया था कि ये फेक एनकाउंटर हुआ है। और ये सारे ऑफिसर जो इशरत जहान वाले केस में थे इन सबको जेल जाना पड़ता है सोहराबुद्दीन वाले केस के चक्कर में, और इनके ऊपर 10 लाख का जुर्माना भी लगता है। और इसके साथ साथ गुजरात के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी सीबीआई अरेस्ट कर लेती है। अंत तो गत्वा सत्य का ही विजय होता है। सोहराबुद्दीन वाले केस का जो रिजल्ट आया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, इसके बाद इशरत जहान की जो मदर थी उनका क्लेम और स्ट्रांग हो जाता है कि उनकी लड़की का भी फेक एनकाउंटर किया गया है। लोगों का भी सपोर्ट इनको मिलने लगता है। देखिए जो इशरत जहान वाला केस है इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि ये जो 4 लोग आए थे सीएम नरेंद्र मोदी को मारने आए थे और एलईटी के मेंबर थे, यानी कि लश्कर तैयबा के मेंबर थे, ये एक चीज है। लेकिन ये जो इनका एनकाउंटर हुआ है ये फेक हुआ है कि नहीं, ये एक अलग चीज है। तो 2 चीजें अलग अलग हैं। तो अभी ये जो डिस्कशन चल रहा है वो ये है कि पुलिस वालों ने इनका फेक एनकाउंटर किया है या नहीं, ये चारों आए कैसे थे, ये लश्कर तैयबा के मेंबर थे या नहीं थे, एक एक डिटेल अभी आगे बताऊंगा मैं आपको। अभी जो सोहराबुद्दीन वाला जो केस था जब ये सामने आया तो लश्कर तैयबा ने जो पहले अपना स्टेटमेंट दिया था कि इशरत जहान शहीद है, वो उसकी मेंबर है, वो अपनी बात से पीछे हट जाते हैं। लश्कर तैयबा, इशरत की फैमिली और इंडियन मुस्लिम से इशरत जहान को लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बताने के लिए माफी मांगते हैं कि उन्होंने गलती से बोल दिया था, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ये चीज बोल के लश्कर तैयबा ने अपना जो क्लेम था उसको वापस ले लिया और बता दिया कि इशरत जहान जो है वो एलईटी की मेंबर कभी थी ही नहीं। अब इसके बाद इशरत जहान का जो केस है वो गुजरात हाई कोर्ट में पहुंचता है और हाई कोर्ट क्या करता है कि जुलाई 2009 में सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट को नोटिस भेज के कहता है कि आप सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके इस पे इंक्वायरी करिए और एक एफिडेविट सबमिट करिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट उस समय कांग्रेस की थी और होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम थे, तो पी चिदम्बरम ने ये काम अपने अंडर सेक्रेटरी आरवीएस मनी को दे दिया था, इस पूरे केस की इंक्वायरी करके एफिडेविट बनाओ और उसको फिर हम सबमिट करेंगे। ये जो इंक्वायरी करके एफिडेविट बनाने वाला जो काम था, पी चिदम्बरम ने खुद इसका ध्यान ना रख के डायरेक्ट आरवीएस मनी को जो ये दिया था, पी चिदम्बरम को ये चीज बहुत भारी पड़ती है। अब इसके बाद आरवीएस मनी काफी दिनों तक अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलके इस पे इंक्वायरी कंप्लीट करते हैं और इस पे अपनी एक रिपोर्ट यानी कि एफिडेविट बना के सबमिट करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। और इस एफिडेविट में ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं जिससे हर कोई हैरान हो जाता है। इस एफिडेविट में ये निकल के आया कि हाँ, ये जो चारों एलईटी के मेंबर थे ये बीजेपी के टॉप लीडर्स को असैसिनेट करने की प्लानिंग कर रहे थे और इसके लिए लश्कर तैयबा जो था वो कुछ आतंकियों को तैयार करके गुजरात में भेज रहा था। और इस रिपोर्ट में ये जो आरवीएस मनी की जो रिपोर्ट थी इसमें जावेद और इशरत को भी लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बता दिया गया। इस एफिडेविट को बनाते हुए आरवीएस मनी जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के रिकॉर्ड से जावेद की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ईयर 1992 से 1998 तक जावेद ने स्मगलिंग और फेक करेंसी का रैकेट चलाया था, जिसको लेके इसके ऊपर महाराष्ट्र के थाने डिस्ट्रिक्ट में क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है। इसके साथ साथ जावेद ने 2 नाम से पासपोर्ट बनवा रखे थे। एक पासपोर्ट जिसका नंबर S514800 था, उस पे इसका नाम जावेद गुलाम शेख था जो इसने मुंबई से बनवाया था। दूसरा पासपोर्ट जिसका नंबर E662420 था, ये इसने कोची में प्रणेश कुमार के नाम से बनवाया था। इसने दुबई में जाके लश्कर तैयबा के मेंबर मुजम्मिल भट्ट से मिलके ये सारा प्लान बनाया था और इशरत को ये अपने कवर की तरह यूज करके अपनी वाइफ दिखा के
इलाहाबाद, लखनऊ और नासिक के होटल में रुका था। और इसी टाइम पे जावेद के मुंबई के घर पे छापा भी मारते हैं तो पता चलता है कि इसका कोई परफ्यूम का बिजनेस नहीं था, बल्कि इसके घर से एक्सप्लोजिव डिवाइस, बॉम्ब बनाने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट और नेताओं के कोड नेम लिखे हुए मिलते हैं। अब ये एफिडेविट जो था वो बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल था, लेकिन इसके बाद भी आरवीएस मनी ने पी चिदम्बरम को जब ये ड्राफ्ट भेजा तो पी चिदम्बरम ने इस पे साइन कर दिए। और साइन करने के बाद आरवीएस मनी का सिर्फ एक ही काम था कि इस एफिडेविट को अहमदाबाद में जाके सबमिट करना था। लेकिन कांग्रेस को ये चीज बहुत ही लेट रियलाइज हुई कि अगर ये एफिडेविट सबमिट हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब होता क्या है कि आरवीएस मनी जब इस एफिडेविट को लेके अहमदाबाद कोर्ट पहुंचते हैं तो पहले तो इनको ये कहा जाता है कि जो एफिडेविट आप लेके आए हो ये फाइल नहीं हो सकता क्योंकि इसका टाइम निकल गया है। आरवीएस मनी खुद पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि इनसे झूठ बोला जा रहा है, अभी भी टाइम है और 4 बजे तक इसको फाइल किया जा सकता है। फिर आरवीएस मनी अंदर जाके ऑफिसर से मिलते हैं तो वो ऑफिसर कहता है कि इस एफिडेविट को फाइल करने की जरूरत नहीं है, होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ गया और इसको फाइल नहीं करना। अब आरवीएस मनी को ये सारी चीजें देख के थोड़ा डाउट होता है तो ये कहते हैं कि मेरे पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, आप इसको फाइल करो। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जिनके ऊपर केस चल रहा था वो ये चाहते थे कि आरवीएस मनी कैसे भी करके ये एफिडेविट फाइल कर दें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ये एफिडेविट फाइल करना होता है तो उसके लिए एक एडवोकेट की भी जरूरत होती है। तो आरवीएस मनी के साथ एडवोकेट अभी चंदानी थे जो ये सब फाइल करवा रहे थे। और उसी टाइम पे एक फोन रिकॉर्डिंग लीक हो जाती है जो जीएल सिंगल और पीपी पांडे की फोन कॉन्वर्सेशन थी, जिसमें पीपी पांडे कहते हैं कि कैसे भी करके अगर अभी चंदानी ने आरवीएस मनी के साथ ये एफिडेविट फाइल करा दिया तो अभी चंदानी को हाई कोर्ट का जज बनाएंगे। ये उसकी ओरिजिनल लीक्ड ऑडियो। सर नो सर जी मीटिंग में हाँ सर बाहर आ सर जी चंदानी वालों जी जी सर काले के आवे छे सर्टिफिकेट साइन करवाना राइट राइट सर राइट जी जी कोशिश करता हूँ हाई कोर्ट को बनाना राइट राइट सर वो हो गया सर। तो जैसे तैसे करके इस एफिडेविट को फाइल तो करा दिया जाता है, लेकिन इस चीज से सेंट्रल गवर्नमेंट खुश नहीं थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ये फाइल हो। वहीं गुजरात गवर्नमेंट के जो लोग थे वो चाहते थे कि कैसे भी करके फाइल हो जाए। और जब ये एफिडेविट फाइल हो गया था उसके बाद जितनी बार भी कांग्रेस ने बोला कि गुजरात के अंदर फेक काउंटर करवा रही है वहां की गवर्नमेंट, तो बीजेपी ने भी उसके काउंटर में यही एफिडेविट का हवाला दिया कि आपने खुद इतनी सारी इन्वेस्टिगेशन करके इंक्वायरी करके एफिडेविट बनाया और कोर्ट में सबमिट किया है और आप खुद इस चीज को कह रहे हो कि एनकाउंटर्स फेक हो रहे हैं। अब देखिए एफिडेविट तो फाइल हो गया था लेकिन इसके बाद भी चीजें आसान नहीं हुई बल्कि और कॉम्प्लिकेटेड हो गई। 12 अगस्त 2009 को क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एनएचआरसी के रूल के हिसाब से एसडीएम भी अलग से इंक्वायरी करता है। तो ये जो अलग से इंक्वायरी चल रही थी एसडीएम वाली, इसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीएम पटेल ने 12 अगस्त को मजिस्ट्रेट एसपी तमांग को दे दी थी और दी भी थी सीआरपीसी के सेक्शन 176 के तहत। इस सेक्शन के हिसाब से ये जो 4 लोगों की डेथ हुई थी वो किस रीजन से हुई थी और किन सर्कमस्टांसेस में हुई थी सिर्फ वो पता करना था, उससे ज्यादा नहीं करना था। तो अब जैसे एसबी तमांग के पास ये चीज आती है अगले 25 दिन तक वो इस पे काम करते हैं और 7 सितंबर 2009 को 243 पेजेस की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और जैसे ये रिपोर्ट आती है भूचाल मच जाता है। एसबी तमांग अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि मैंने इस पूरे एनकाउंटर को सही से रिव्यू किया है। अब ये चारों लोग एलईटी के ऑपरेटिव थे या नहीं इसका नहीं पता, लेकिन ये जो एनकाउंटर पुलिस ने किया है ये पूरी तरीके से फेक किया है और पुलिस जो कह रही है वो सारा कुछ झूठ बोल रही है। और इसको साबित करने के लिए एसपी तमांग ने कुछ प्रूफ भी सबमिट किए जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस ने एफआईआर में मेंशन किया है सबसे पहली गोली उन्होंने कार के रियर लेफ्ट टायर में मारी थी और कार राइट साइड में जाके डिवाइडर से टकरा गई। लेकिन फिजिक्स के हिसाब से अगर गोली रियर लेफ्ट टायर में लगी है तो कार लेफ्ट साइड में जानी चाहिए थी। तो फिर एफआईआर के अंदर पुलिस ने ये चीज गलत क्यों मेंशन की? और फिर इसके बाद एसपी तमांग कहते हैं कि पुलिस कह रही है कि आतंकियों ने AK-56 से पुलिस पे फायरिंग की, लेकिन अगर आप पंचनामा रिपोर्ट देखोगे तो AK-56 से फायर किए हुए एक भी चले हुए कारतूस डिवाइडर वाली लोकेशन से रिकवर नहीं हुए। और फिर इसके बाद एक हैंड वॉश टेस्ट होता है जिसमें सस्पेक्ट जो होता है उसके हाथ के सैंपल लेके उसमें चेक होता है कि उसने बंदूक चलाई थी कि नहीं। और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में इन चारों का जो गन पाउडर टेस्ट था वो नेगेटिव आया था, इनमें से किसी ने भी गोली चलाई नहीं थी। तो इनका कहना था कि पुलिस ये कैसे कह रही है कि इन्होंने गोली चलाई। फिर इन्होंने कहा कि पंचनामा रिपोर्ट के हिसाब से इंडिका कार और पुलिस की गाड़ी के बीच में 33 फीट की डिस्टेंस थी, लेकिन जब 6 डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम किया तो बताया कि चारों की बॉडी में गोली का जो एंट्री साइज है वो छोटा है और एग्जिट साइज जो है वो बड़ा है, मतलब कि गोली बहुत पास से मारी गई है। यहाँ भी पुलिस गलत है। इसके साथ साथ गोली जिस डायरेक्शन से लगती हुई दिखाई गई है वो डायरेक्शन भी गलत आ रही है। जो इन चारों की बॉडी पे घाव बने हुए थे उनको जब टेक्निकली एग्जामिन किया गया तो गोली ऊपर की डायरेक्शन से चली गई है, लेकिन पुलिस ने बताया था
कि आमना सामना हुआ था तो उस हिसाब से गोली जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगनी चाहिए थी, तो ये भी चीज गलत निकल के आती है। जावेद और जिशान की बॉडी से जो बुलेट मिली थी वो AK-56 राइफल की थी, जो कि पुलिस बता रही थी कि ये चारों खुद लेके आए थे। तो क्या उन्होंने खुद की बंदूक से ही खुद को गोली मारी? क्योंकि पुलिस ने जो बताया था उन्होंने 70 राउंड फायरिंग करी थी, तो पुलिस की गोली इनकी बॉडी में से नहीं मिली थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट जो थी उसमें भी जावेद शेख के पेट में 150 mg सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड मूंग दाल और ऐसे दूसरे आतंकी के पेट से 200 ग्राम सेमी डाइजेस्टेड फूड जैसे राइस, ये सब आइडेंटिफाई हुआ था। तो उनका कहना था कि नॉर्मली ये सब जो फूड मिला है ये लोग रात में खाते हैं और सेमी डाइजेस्टेड था, तो इसके हिसाब से जो पुलिस जो एनकाउंटर की टाइमिंग बता रही है वो भी डाउटफुल है। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें मेंशन की है तमांग ने, जिनकी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दी है। तो ये रिपोर्ट सबमिट करने के बाद SP तमांग, DG वंजारा, GL सिंघल, NK आमीन और ऐसे 20 से ज्यादा DCB ऑफिसर्स के ऊपर फेक एनकाउंटर का आरोप लगाते हैं। ये उन 20 लोगों के नाम है। और अब ये सारी चीजें देखते हुए गुजरात गवर्नमेंट और गुजरात पुलिस की नींद उड़ जाती है। गुजरात गवर्नमेंट 2 दिन के अंदर गुजरात हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के कहती है कि ये जो SP तमांग ने इतनी रिपोर्ट बना के सबमिट करी है ये इनके एरिया ऑफ वर्किंग के बाहर है। SP तमांग को सेक्शन 176 के अंडर इंक्वायरी करने के लिए दी गई थी, जिसमें इन्हें सिर्फ डेथ का रीजन पता करना था, लेकिन इन्होंने अपने ज्यूरिडिक्शन एरिया से बाहर जाके काम करा और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फिर आगे चल के कोर्ट को भी इस चीज को मानना पड़ता है और फिर ये रिपोर्ट की बात जो है वो धीरे धीरे खत्म होती है। अब जब ये SP तमांग की रिपोर्ट बाहर आई तो गुजरात गवर्नमेंट और पुलिस को भी बहुत क्रिटिसाइज करा जाने लगा। और फिर इसी टाइम पे कांग्रेस ने क्या किया कि 29 सितंबर 2009 को गुजरात हाई कोर्ट में सेकंड एफिडेविट सबमिट कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि पहले जो एफिडेविट सबमिट किया गया था तब तक SP तमांग की रिपोर्ट नहीं आई थी, लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पे वो एफिडेविट बनाया गया था। ये जो दूसरा एफिडेविट ये लोग सबमिट कर रहे हैं ये सही वाला है। इन्होंने अपने सेकंड एफिडेविट के 6th पॉइंट पे ये चीज मेंशन भी की है। अब ये जो दूसरा एफिडेविट इन्होंने सबमिट किया था, इशरत जहान को जो लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बताने वाली लाइन थी उसको चेंज कर दिया था। इसकी भी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन 11 जून 2010 को फिर से एक नया ट्विस्ट आता है। इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड हेडली, जिसको US ने पकड़ लिया था, तो उससे इंडिया की जो NIA वो इंटरोगेशन कर रही थी वीडियो कॉल के थ्रू। तो उसी में बात करते करते डेविड हेडली जो है वो कहता है कि 2005 में उसको लश्कर तैयबा के जाकिर रहमान लखवी ने मुजम्मिल भट्ट से मिलवाया था और मिलवाते टाइम वो लोग एक लड़की के बारे में बात कर रहे थे और उस टाइम पे बात करते करते डेविड ने उस लड़की का नाम पूछा था। तो उस टाइम पे उन्होंने उस लड़की का नाम बताया था इशरत जहान और इसके साथ साथ कहा था कि मुजम्मिल भट्ट जो है उसने इस लड़की को रिक्रूट किया। अब इंडिया की NIA जो थी वो डेविड हेडली के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन खत्म करने के बाद एक रिपोर्ट बना के होम मिनिस्ट्री को सबमिट करती है और उसमें ये जो डेविड हेडली ने इशरत जहान के बारे में जो चीजें बताई थी वो सारी चीजें मेंशन कर देती है। लेकिन RVS मनी ने अपनी बुक में कहा था कि इंस्पेक्टर जनरल बेहरा इन्होंने इस रिपोर्ट में से पेज डिलीट करा दिया था। इशरत जहान वाला जो सेक्शन था उसको डिलीट करा दिया था। उस टाइम पे इंडियन मीडिया ने भी इस चीज को कवर किया था कि कांग्रेस ने NIA की रिपोर्ट में से इशरत जहान का नाम डिलीट करवा दिया। चिदम्बरम का नाम उस समय बहुत ज्यादा उछलने लगा कि इन्होंने ये सारे पेज डिलीट कराए। लेकिन ज्यादा दिन तक ये बात छुपती नहीं है। 14 दिन बाद 25 जून 2010 को US एम्बेसी के लीगल अटैची डैनियल C क्लेग, इनका एक लेटर लीक हो जाता है। ये उस लेटर की ओरिजिनल कॉपी है जिसमें डेविड हेडली ने जो स्टेटमेंट दिया था कि इशरत जहान लश्कर तैयबा की मेंबर थी, इसका कॉन्फर्मेशन हो जाता है और पूरे इंडिया में वायरल होने लगता है कि P चिदम्बरम ने इशरत जहान का नाम हटा के पेज डिलीट करवाया NIA की रिपोर्ट से। अब इसके बाद हो ये रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे थे। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो इसके लिए ये डिसाइड हुआ कि एक नई SIT बनाई जाएगी जिसमें तीनों पार्टियां जो हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात गवर्नमेंट और इशरत जहान की जो मदर हैं, ये तीनों पार्टियां अपने अपने ऑफिसर्स जो हैं उनको रेकमेंड करेंगी और उनको मिला के SIT बनाई जाएगी ताकि हर किसी को जो इंक्वायरी हो रही है उसके ऊपर भरोसा रहे। तो बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि गुजरात गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो ऑफिसर का नाम दिया वो था मोहन झा। ऐसे ही इशरत जहान की जो मदर थी उन्होंने अपनी तरफ से ऑफिसर जो रेकमेंड किया उसका नाम था सतीश वर्मा और कांग्रेस यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन्होंने अपनी तरफ से करनैल सिंह इनको रेकमेंड किया और ये जो करनैल सिंह थे यही चेयरमैन भी बने इस SIT के। और फिर इसके बाद नए सिरे से इस SIT को काम दिया गया कि इस केस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हुई हैं सबकी इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट सबमिट करे कोर्ट के अंदर। अब ये SIT बंद तो गई थी लेकिन इस SIT के जितने भी ऑफिसर्स थे वो डरे हुए थे। कोई भी इसका चेयरमैन नहीं बनना चाह रहा था क्योंकि रिजल्ट कुछ भी हो, जो पार्टी हारेगी या जिसकी नहीं चलेगी वो अपने ऑफिसर्स को सजा देगी। तो यही रीजन था कि SIT के जितने भी मेंबर थे वो डरे हुए थे। इनफैक्ट जो SIT के चेयरमैन की पोस्ट थी
उसके ऊपर भी जो ऑफिसर्स थे वो बहाने बना बना के अपना नाम वापस ले रहे थे। जैसे 21 अप्रैल 2011 को एसआईटी के चेयरमैन करनैल सिंह ने हाईकोर्ट में रिक्वेस्ट डाल दी कि ये मिजोरम में पोस्टेड है, तो ये सही से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए इन्होंने कहा कि मुझे इस पोजीशन से हटा दो। तो इन्होंने तो अपना पीछे छुटवा लिया, इस एसआईटी की चेयरमैन की पोस्ट से निकल गए। फिर इसके बाद सत्यपाल सिंह को एसआईटी का चेयरमैन बनाया गया। लेकिन जब हर तरफ से प्रेशर पड़ने लगा तो कुछ ही दिन में सत्यपाल सिंह भी कहने लगे कि मुझे गुजराती लैंग्वेज समझने में बहुत दिक्कत आ रही है और इस केस के अंदर एक एक्यूज है जिसको मैं जानता हूं, तो इस एसआईटी में मेरा होना सही नहीं है, तो मुझे भी रिलीज कर दिया जाए। तो इनको भी रिलीज कर दिया जाता। फिर जेवी रमुडू का नाम सामने आता है। तो ये कहते हैं कि मेरी फेशियल की सर्जरी हुई है, मुझे बोलने में दर्द होता है, तो मेरे लिए इस एसआईटी का पार्ट बनना सही नहीं रहेगा, मैं इंक्वायरी वगैरह नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी निकल जाते हैं। पूरे इंडिया में एसआईटी का चेयरमैन बनने के लिए कोई रेडी नहीं था। लेकिन अब इसी बीच क्या होता है कि सरप्राइजिंगली सीआईएसएफ के एडीजी आरआर वर्मा खुद से ही कहते हैं कि मैं एसआईटी का चेयरमैन बन जाऊंगा। तो हर कोई थोड़ा सा सरप्राइज था कि इस टाइम पे जहां हर कोई बच रहा है, ये क्यों चेयरमैन बनने के लिए हाँ कर रहे हैं। तो इसको लेके पार्लियामेंट के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोली गई कि कांग्रेस ने आरआर वर्मा के साथ साठगांठ कर ली थी कि तुम हमारी तरफ से एसआईटी के चेयरमैन बन जाओ, जैसी रिपोर्ट हम चाहते हैं वैसी बना लो, तुम्हारा जो बिहार में सन इन लॉ है उस पर जो केस चल रहा है उसको हम रुकवा देंगे। और फिर आगे चल के केस रुक भी गया। मेरे बाद में जो चेयरमैन आया प्लीज उनसे जो साठगांठ की गई, उनके हिसाब से काम किया, उनके सन इल्ला को, उनका सन इल्ला जो आईएएस अधिकारी है बिहार के अंदर, उसके खिलाफ जो इंक्वायरी चल रही थी, उसकी इंक्वायरी को बंद किया गया कि जैसी रिपोर्ट गवर्नमेंट चाहती थी उसके हिसाब से उसका खिताब किया गया। इस पूरे केस में जो भी ऑफिसर पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से चलता था उसको रिवॉर्ड मिलते थे और जो नहीं चलता था उसको पनिशमेंट मिलती थी। करनाल सिंह को ईडी का डायरेक्टर बना दिया गया। सत्यपाल को बीजेपी गवर्नमेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, वाटर, रिवर, कई सारे डिपार्टमेंट दिए गए। वहीं सतीश वर्मा जिन्होंने गुजरात गवर्नमेंट के अगेंस्ट में रिपोर्ट निकाली थी, तो उनका ट्रांसफर बहुत गलत जगह कर दिया गया। फिर रिटायरमेंट से 1 महीने पहले उनको ऑफिस प्रीमिसेस में एक इंटरव्यू देने की वजह से टर्मिनेट कर दिया जाता है, उनकी पेंशन वगैरह रुक जाती है। तो इस पूरे केस में दोनों पार्टियों के बीच में जो ऑफिसर्स फंस रहे थे उनका भी बहुत भारी नुकसान हुआ। तो अब इसके बाद क्या होता है कि कोर्ट भी परेशान होके 1 दिसंबर 2011 को ये मामला सीबीआई को उठा के दे देता है। अब बीजेपी जो थी वो इसका अपोज करने लगती है क्योंकि सेंटर में कांग्रेस थी और उसको लगा कि सीबीआई कांग्रेस के हिसाब से चलेगी। तो गुजरात गवर्नमेंट जो थी वो इस फैसले का अपोज करने लगी कि ये जो सीबीआई को केस देने का डिसीजन हुआ है, इस डिसीजन को लेने वाले पैनल में एक जज अभिलाषा कुमारी थी जो कि कांग्रेस पार्टी के हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह की बेटी है। तो इसलिए बीजेपी ने कहा कि ये जो कोर्ट में डिसीजन लिया गया है सीबीआई को केस देने का, ये हमारे साथ गलत हुआ है। लेकिन इसको लेके कुछ होता नहीं है, ये केस जो होता है वो सीबीआई के पास चला जाता है। अब यहां से सीबीआई अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करती है। सीबीआई पहला अरेस्ट 21 फरवरी 2013 को करती है ऑफिसर जीएल सिंगल का। सीबीआई जब इनके घर पहुंचती है तो इनके घर से इनको एक पेन ड्राइव मिलती है जिसमें 9 लोगों की मीटिंग की रिकॉर्डिंग होती है, जिसमें इशरत जहान के केस को रोकने की जो प्लानिंग हो रही थी उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है। ये जो 9 लोगों की रिकॉर्डिंग थी इसमें सीएम नरेंद्र मोदी के सेक्रेटरी गिरीश चंद्र मुर्मू भी थे। तो इसको लेके भी बहुत हल्ला होता है काफी दिन तक। और फिर इसके बाद सीबीआई सारी इंक्वायरी करने के बाद 3 जुलाई 2013 को अपनी चार्जशीट फाइल करती है। सीबीआई कहती है कि ये जो इशरत जहान एनकाउंटर हुआ था ये पूरी तरीके से पुलिस ने फेक एनकाउंटर किया था, जिसके लिए गुजरात डीसीपी पुलिस के 7 ऑफिसर जिम्मेदार हैं। और इसके बाद सीबीआई ये भी बताती है कि लश्कर तैयबा के जो मेंबर थे वो सच में प्लानिंग कर रहे थे गुजरात में बीजेपी के लीडर्स को मारने की। और ये कहने के बाद सीबीआई लश्कर तैयबा के मेंबर ने क्या प्लानिंग की, कैसे जावेद और इशरत जो है वो पुलिस के चंगुल में आए, सारी कहानी बताती है। इसका पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है। लेकिन एक्चुअल हुआ क्या था वो भी बताता हूं। देखिए हुआ क्या था कि जैसा मैंने बताया था कि फरवरी 2004 को जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस ने ऑपरेशन में एलईटी के ऑपरेटिव एहसान इलाई को मार दिया था और उसकी बॉडी से एक लेटर मिला था, जिससे आगे चल के आईबी ने जब डॉट्स कनेक्ट किए तो पता चला कि बाबरी मस्जिद और गुजरात राइट का बदला लेने के लिए ये लोग सीएम नरेंद्र मोदी और एलके अडवाणी को मारने का प्लान बना रहे। प्लान में यह था कि मई 2004 को अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो एलके अडवाणी की जगन्नाथ रथ यात्रा में एलके अडवाणी और नरेंद्र मोदी को असैसिनेट करेंगे। तो इस चीज के लिए 29 मार्च 2004 को जावेद शेख अपने इलीगल पासपोर्ट E662403 से ओमान जाता है और एलईटी हैंडलर मुजम्मिल से मिलके इस पूरे प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसकी सारी डिटेल्स लेता है। इस मीटिंग के दौरान मुजम्मिल जो था उसने जावेद को इंडिया के अंदर जो स्लीपर सेल्स हैं उनकी डिटेल्स दी ताकि इनसे कोऑर्डिनेट करके इस प्लान को आगे बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ मुजम्मिल ने जावेद को थुराया कंपनी का एक सैटेलाइट फोन, 2-3 नॉर्मल फोन, 2.5 लाख रुपए कैश और सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए
लिए एक मैट्रिक शीट भी दी और जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनके नाम की जगह उनके कोड वर्ड रखे थे वो भी शेयर किए थे, ताकि फोन से जब ये कम्युनिकेशन करेंगे तो किसी भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेंगे फोन के ऊपर। तो इन्होंने कोड वर्ड रखे थे, जैसे नरेंद्र मोदी का मुबारक, दिल्ली को मायका, अहमदाबाद को ससुराल, ऐसे नाम दिए थे इन्होंने। अब मुजम्मिल से मिलने के बाद जावेद 14 अप्रैल 2004 को वापस इंडिया आ जाता है। ये जो पूरी कहानी मैं बता रहा हूँ सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट में सबमिट की है और कोर्ट ने एक्सेप्ट की है, एक भी शब्द मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। अब जैसे ही जावेद वापस इंडिया आता है, सेम मंथ अप्रैल में मुजम्मिल क्या करता है, इस प्लान को बढ़ाने के लिए लश्कर तैयबा के 13 आतंकवादियों को जम्मू एंड कश्मीर के बंडीपुरा बॉर्डर से इलीगल तरीके से एंट्री करवा देता और इसी एंट्री के दौरान जो जिशान जौहर था, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था, वो भी इसी पर्टिकुलर टाइम पे एंट्री करता है। अब वो जो लेटर मिला था पहले आईबी को, उसके बेसिस पे आईबी ने काफी इंटेल इकट्ठा कर लिया था, जिसकी वजह से ये जो 13 लश्कर तैयबा के मेंबर आने वाले थे इंडिया के अंदर, इसके बारे में भी आईबी को पता था और कौन कौन आएगा उनकी डिटेल्स भी आईबी को पता थी, जो कि आईबी ने गुजरात की एसआईबी टीम को ऑलरेडी दे दी थी। गुजरात की एसआईबी टीम को पहले से ही पता चल गया था कि इन 13 में से जो जिशान जौहर है उसका रहने का जो अरेंजमेंट है वो अहमदाबाद के गोटा हाउसिंग के फ्लैट नंबर 164/165 नियर वैष्णो देवी क्रॉसिंग में हुआ है। तो एसआईबी की टीम ने क्या किया था, इस रूम के अंदर पहले से ही सारे रूम में माइक्रोफोन्स वगैरह लगा दिए थे और बगल में जो फ्लैट था वहां पे इन्होंने इसका सब स्टेशन बना दिया था। एसआईबी की टीम ने जानबूझ के जिशान को पकड़ा नहीं, क्योंकि एसआईबी की टीम को बाकी डिटेल्स भी चाहिए थी, ताकि पूरा जो प्लान है वो पता चल सके और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है उसके बारे में भी पता चल सके। तो अब यहां से एसआईबी की टीम जिशान किससे बात कर रहा है, कहां जा रहा है, क्या क्या डिस्कशन चल रहा है, हर एक चीज वहां पे ट्रैक करने लगती है। अब वहीं दूसरी तरफ मई का मंथ था, इस मंथ में जावेद शेख जो था वो अपने साथ इशरत जहां को सेल्स गर्ल का काम बता के हायर कर लेता है और हायर करने के बाद जावेद जो है वो इशरत को अपने साथ लखनऊ लेके जाता है। ये दोनों 5 मई 2004 को होटल मेजबान इंटरनेशनल में एक रूम लेके वहां पे ही नाम बदल के रहते हैं। जावेद अपना एक फर्जी नाम बताता है अब्दुल रहमान और इशरत को अपनी वाइफ बताता है और इशरत का भी नाम चेंज करता है, इशरत का नाम लिखवाता है आयशा और फिर इसके अगले दिन ये लोग यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। इधर एसआईबी टीम को सारा कुछ पता चल रहा था और फिर इसके बाद जावेद जो है वो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट के विलेज इब्राहिमपुर में जाता है और वहां पे जावेद जाके मिराज से मिलता है और उसको 15 से 20 हजार रुपए देके एक पिस्तौल अरेंज करने को बोलता है और मिराज के घर पे भी ये लोग रुकते हैं। मिराज की जो वाइफ थी उसने अपने स्टेटमेंट में भी ये चीज बताई है कि जावेद उनके घर आया था और बाद में जावेद के कुछ दोस्त भी आए थे जो छत पे जाके एक बड़े मोबाइल से बात करते थे, यानी कि सैटेलाइट मोबाइल से बात करते थे। अब जैसा कि मैंने बताया था कि प्लान ये था कि बीजेपी जीतेगी और वोटर्स जो है उनको थैंक्स बोलने के लिए यात्रा करेगी और तभी जाके जावेद और उसकी टीम को अटैक करना था। लेकिन होता क्या है कि 13 मई 2004 को बीजेपी जो जनरल इलेक्शन होते हैं वो हार जाती है। रिजल्ट वाले दिन जावेद मुजम्मिल को फोन भी करता है और कोड वर्ड में बताता है लाला का बिजनेस चौपट हो गया है, वो अब जल्दी से ससुराल में आए ऐसा नहीं लगता, लाला का काम मैके में ही करना पड़ेगा, लेकिन मुबारक हाजिर है उसका काम हो सकता है। मुबारक मतलब कि नरेंद्र मोदी। और फिर ये जब फोन कॉन्वर्सेशन खत्म होती है तो मुजम्मिल जो है ये जो नया प्लान जावेद प्रपोज करता है उसको गो अहेड दे देता है। अब यहां से एलईटी के जो बाकी मेंबर थे वो नरेंद्र मोदी को मारने का प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ ही में जिशान की जो रिकॉर्डिंग थी वो एसआईबी की टीम कंटिन्यूअसली सुन रही थी, तो उनको ये सारी चीजें पता चल रही थी। अब जैसे ही प्लान चेंज होता है सेम मंथ 25 मई 2004 को जावेद ऑस्टिन ऑटो में, उसका एक दोस्त था आसिफ इकबाल, इससे ये कहता है कि इसको एक कार खरीदनी है। ये कई कार देखते हैं और फिर एक ब्लू कलर की इंडिका कार जिसका नंबर था MH02JA476, 1.5 लाख रुपए ये लोग देते हैं और ये कार को खरीद लेते हैं। अब इसके बाद इनका अगला टास्क ये था कि इनको सीएम नरेंद्र मोदी के अहमदाबाद और गांधीनगर रेसिडेंस, ऑफिस और आने जाने वाले रास्तों की रेकी करनी थी। अब इसके लिए जावेद क्या करता है, इसी एरिया के पास एक जगह देखता है और फिर इशरत को ऑफिस के काम का बोल के फिर से ले जाता है। 26 मई 2004 को ये लोग होटल राज पैलेस जो कि अहमदाबाद के घंटा करना मार्केट में था, वहां पे जावेद राजेश बनके और इशरत जो थी वो गीता बनके, दोनों हस्बैंड वाइफ बनके वहां पे रुकते हैं। दूसरी तरफ जिशान के थ्रू एसआईबी को सब कुछ पता चल रहा था। ऐसे ही जिशान जो था वो एक दिन अमजद अली से बात कर रहा था, तो एसआईबी की टीम डिसाइड करती है कि जितनी डिटेल्स चाहिए थी वो मिल गई हैं, अब सबको पकड़ना होगा। लेकिन जिशान जो था उसको सबसे लास्ट में पकड़ने का इन लोगों ने प्लान बनाया, क्योंकि जिशान जो था उसी से सारी डिटेल्स आ रही थी रिकॉर्डिंग के थ्रू। अब यहां से अजमज अली जो था वो एक ऑटो में ब्रीफ केस लेके जा रहा था। गुजरात डीसीपी पुलिस के मेंबर एनके अमीन और तरुण बरौत गोटा सर्कल से थोड़ी दूर पहले ही अमजद को पकड़ लेते हैं।
हैं। इसके ब्रीफकेस से इनको सैटेलाइट फोन और पैसे वगैरह मिलते हैं, वो सारी चीजें जब्त कर लेते हैं। लेकिन जीशान और जावेद जो था उनको इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि आजाद जो है वो पकड़ा गया है। अब इसको पकड़ने के बाद गुजरात डीसीपी के ऑफिसर इसको पुलिस स्टेशन नहीं ले जाते हैं, ना ही इसका जो अरेस्ट होता है उसको ऑन रिकॉर्ड दिखाते हैं, बल्कि इसको कोबा सर्किल के पास एक अरहाम फार्म के बंगलो नंबर 5 के सैंपल हाउस में रखते हैं। और फिर गुजरात डीसीपी पुलिस इस पूरे बंगलो को चारों तरफ से घेर के ड्यूटी देती है। ये जो पूरी प्रॉपर्टी थी, इसका जो डेवलपर था राजेंद्र कुमार, इसकी बेटी जो थी वो उसके कम नंबर आए थे, तो वो एक बड़े लॉ कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रही थी, तो उसका जो एडमिशन था गुजरात पुलिस ऑफिसर ने अहमदाबाद के एक बड़े लॉ कॉलेज में करवा दिया था। बस इसके बदले में राजेंद्र कुमार को कहा जाता है कि इस जगह पे कोई आना नहीं चाहिए। इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी जो ऑफिसर्स ड्यूटी दे रहे थे, ये सब कहीं रिकॉर्ड में नहीं दिखाया जाता है। डीजी वंजारा, जीएल सिंघल, एनके अमीन, पीपी पांडे, एसआईबी के जॉइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार, ये सब लोग इंक्वायरी करने के लिए रोज इस लोकेशन पे आते थे। अब इसके बाद बारी थी जावेद को पकड़ने की। जावेद उसी इंडिका कार को जो उसने 1.5 लाख रुपए में खरीदी थी अपने नेटिव प्लेस केरला आया हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या होता है, अचानक से इसके पास गांधीनगर गुजरात से एक पीसीओ नंबर 07923242200 इससे कॉल आती है, जो कि गुजरात पुलिस धोखे से करवाती है इसको बुलाने के लिए। और इसके बाद नेक्स्ट डे जावेद इनके ट्रैप में फंस के वहां से निकल जाता है। ये पूरा ट्रैप गुजरात पुलिस का था। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जिस आदमी ने पीसीओ से रात 11:18 पे जावेद को कॉल की थी, उसके तुरंत बाद उसने अहमदाबाद के एसआईबी ऑफिस में और फिर एक कॉल गुजरात पुलिस के कांस्टेबल किरित एन गादवी को की थी, 2 बार एसआईबी के जॉइंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार को भी की थी। ये उस पीसीओ से जो कॉल की गई थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। उस कॉल रिकॉर्डिंग की ओरिजिनल डिटेल्स हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। अब इधर से जावेद बहुत ही जल्दी में निकलता है, जिसके बारे में पुलिस को ऑलरेडी पता था। और जैसे ये चीज होती है, एसआईबी के डायरेक्टर राजेंद्र कुमार अपने घर में एक अर्जेंट मीटिंग करते हैं, जिसमें जीएल सिंघल और एनके अमीन भी होते हैं। राजेंद्र कुमार कहते हैं कि सारी चीजें प्लान के हिसाब से चल रही हैं। जावेद और इशरत ब्लू इंडिका से अहमदाबाद की तरफ आएंगे और यहां पहुंचने से पहले इनको पकड़ना होगा। और फिर 10 जून 2004 को एनके अमीन अपनी व्हाइट जिप्सी में अहमदाबाद से लगभग 90 किलोमीटर पहले पड़ने वाले वसत टोल प्लाजा NH8 पर सिविल ड्रेस में ही सर्वेलांस का बहाना बना के एक टीम के साथ पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंचने के बाद जावेद और इशरत को पकड़ने के लिए ये घात लगा के वहां पे बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ जावेद जो था वो बीच में इशरत को लेके मालेगांव से अहमदाबाद के लिए निकलता है। और फिर करीब दिन में 1 से 2 बजे का टाइम था। जावेद जो था वो उसी वसत टोल पे, जहां पे ऑलरेडी पुलिस थी, वहां से टोल कटवा रहा था। तुरंत वहां पे एनके अमीन की टीम जावेद के हाथ मरोड़ के उसके सर पे गन लगा के जावेद और इशरत को अपनी कार में बैठा लेती है और अहमदाबाद की तरफ ले जाते हैं। और फिर इसके बाद ये लोग जावेद और इशरत को एक प्राइवेट फार्म हाउस, खोडियार फार्म हाउस, SG हाईवे वैष्णो देवी सर्किल पे जो है अहमदाबाद में, वहां ले जाते हैं। और यहाँ पे जितने भी वर्कर और माली होते हैं उनकी एंट्री बंद कर दी जाती है। ये खोडियार फार्म हाउस जो था वो एक बिजनेसमैन प्रभात भाई का था। डीसीपी गुजरात पुलिस के कालू भाई देसाई ने एक केस में प्रभात भाई के जो दोस्त है उनकी हेल्प की थी, तो इसलिए इस लोकेशन में इनको ले जाना आसान था इनके लिए। अब इसके बाद इस फार्म हाउस को चारों तरफ से सिक्योर कर लिया जाता है, सभी की एंट्री बंद कर दी जाती है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे 13 जून 2004 को जो आखिरी बंदा बचा था जिशान जौहर, उसको भी पुलिस पकड़ के सेम जहां पे जिस फार्म हाउस में जावेद और इशरत थे, कोडियार फार्म हाउस, वहीं पे इसको भी ले जाते हैं। कुल मिला के ये चारों लोग जो थे अनऑफिशियल तरीके से बिना किसी ऑफिशियल रिकॉर्ड के पुलिस के अंडर में थे। जावेद, इशरत और जिशान जो थे वो एक जगह पे थे, बाकी अमजद जो था वो अरहाम फार्म पे था। सीबीआई ने यह भी बताया कि सेम डे ऑफिसर्स ने एनकाउंटर की प्लानिंग की और एफआईआर में क्या लिखा जाएगा ये पहले से ही ड्राफ्ट करके डिसाइड कर लिया था। राजेंद्र कुमार डीजी वंजारा से बोलते हैं कि सीएम से इसके बारे में बात कर लेना, जिसपे डीजी वंजारा बोलते हैं कि ठीक है, मैं सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी से बात कर लूंगा। इसके बाद एक ड्राफ्ट कंप्लेंट पहले से ही रेडी कर ली जाती है कि कैसे इस एनकाउंटर को दिखाना है। ऑफिसर्स और कमांडो कितनी राउंड फायरिंग वगैरह करेंगे वो वाला कॉलम बस छोड़ दिया जाता है, बाकी एक एक चीज इस ड्राफ्ट कॉपी में पहले से ही मेंशन कर दी जाती है ताकि स्टेप बाय स्टेप पुलिस उस चीज को फॉलो करे, उसमें कोई गलती ना हो। अब इसके बाद रात में 11 बजे सारे ऑफिसर डीजी वंजारा के बंगलो नंबर 15 पर पहुंचते हैं। ये जो ड्राफ्ट बनाया गया था कंप्लेन का, इसके बारे में सबको सबका रोल समझा दिया जाता है। 1-2 चेंजेस के लिए जीएल सिंघल रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन डीजी वंजारा कहते हैं कि सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, अब कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अब इसके बाद जिशान, जावेद और इशरत को कोडियार फार्म हाउस से हाथ में रस्सी बांधकर बंदूक लगाकर ब्लू इंडिका में बैठा दिया जाता है और फिर एयरपोर्ट रोड पर कोटारपुर वाटर वर्क्स के पास डिवाइडर के पास कार को खड़ा कर दिया जाता है। और इधर से एज पर प्लान बाकी पुलिस वाले जो थे वो भी लोकेशन पे पहुंच गए थे। और फिर इसके बाद व्हाइट कलर की टोयोटा क्वालिस में क्राइम ब्रांच के मोती तलजा देसाई अमजाज को भी लेके आते हैं। अमजाज की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और फिर अमजाज को इंडिका कार के बगल में ही डिवाइडर के पास खड़ा कर दिया जाता। तो कहने का मतलब यह है कि चारों लोग लोकेशन पे पहुंच चुके थे और फिर
फिर इसके बाद ये लोग जावेद को ड्राइवर सीट पे बैठाते हैं, इशरत को ड्राइवर की बगल वाली सीट पे बैठाते हैं और इसके बाद जो आसपास पुलिस ऑफिसर खड़े थे अंधाधुंध इस कार के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। डिवाइडर के बगल में जो अमजद खड़ा था उसके ऊपर भी फायरिंग करने लगते हैं। इनकी टीम में एक मोहन नानजी भी थे जो फायरिंग नहीं कर रहे थे। उनको जब फायरिंग करने के लिए बोला जाता है वो कहते हैं कि साहब मुझे तो सिर्फ खाली साथ में आने के लिए बोला गया था। तो इनको गाली देके बोला जाता है कि यहाँ तो मुजरा करने आया है। और फिर सीबीआई कोर्ट को बताती है कि इसके बाद इन लोगों ने इंडिका कार में इस सभी के हाथ में पिस्तौल और बाकी सामान जो है वो प्लांट कर दिए। ये पूरा ऑपरेशन जो है वो 15 जून 2004 की सुबह 4:30 बजे खत्म हो जाता है। और जब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के साथ सीबीआई चार्जशीट फाइल करती है तो सारे ऑफिसर्स की गिरफ्तारी होती है। डीजी वंजारा रिजाइन मार के गुजरात गवर्नमेंट से नाराज हो जाते हैं और सीएम को कहते हैं कि माय गॉड हैज बिट्रेड मी। अब देखिए इसके बाद होता क्या है कि रूल के हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है ऑन ड्यूटी अगर वो कुछ करता है तो उस पर अगर केस चलता है तो पहले स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 197 सेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन के हिसाब से परमिशन लेनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से। 16 मई 2014 को बीजेपी जीत के सेंटर में आ गई थी और गुजरात स्टेट के अंदर पहले से ही बीजेपी पावर में थी। तो ये जो परमिशन होती है ये परमिशन देती ही नहीं है गवर्नमेंट। और फिर धीरे धीरे करके सभी पुलिस वाले छूट जाते हैं। इशरत की मदर भी इसके बाद कहती है कि वो थक चुकी हैं और ये जितनी भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है इसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगी और केस यहीं पे खत्म हो जाता है।